ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर जैसे ही आलोक ने अपनी आलीशान मर्सिडीज कार की पिछली सीट पर आराम से पीठ टिकाई, उसकी नज़र डैशबोर्ड पर चमकती हुई तारीख पर गई। आज उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी, लेकिन 3 साल पहले आलोक ने खुद अपने हाथों से उस रिश्ते के धागे तोड़ दिए थे। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नेहा नाम देखकर आलोक का दिल एक पल के लिए थम गया और अगले ही पल उसका चेहरा सख्त हो गया और बिना सोचे कॉल काट दिया। मगर फ़ोन दोबारा बजने लगा। आलोक ने झुंझलाकर फ़ोन उठाया और बेहद ठंडे स्वर में कहा, अब क्या बाकी रह गया है नेहा? अदालत ने 3 साल पहले ही हमारे रास्ते अलग कर दिए थे। अब मुझे फ़ोन करने का क्या मतलब? दूसरी तरफ से एक गहरी हुई गंभीर आवाज़ आई, आलोक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफ़रत करते हो, लेकिन तुम्हें एक बार दिल्ली आना होगा, मेरे घर। दिल्ली? और वो भी तुम्हारे घर? किस हैसियत से? आलोक ने तंज कसा। हैसियत तुम खुद आकर देख लेना। कुछ बातें फ़ोन पर नहीं बताई जा सकती। बस एक बार आ जाओ, उसके बाद जो ठीक लगे करना, कहकर नेहा ने फ़ोन काट दिया। आलोक पूरी रात सो नहीं पाया। उसका अहंकार कह रहा था कि मत जाओ, लेकिन उसके मन का एक कोना उसे झकझोर रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है। सुबह होते ही उसने दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ ली। हवाई जहाज़ की खिड़की से बाहर देखते हुए आलोक के दिमाग में अतीत की परतें खुलने लगी। 3 साल पहले तक नेहा उसकी ज़िंदगी का केंद्र थी। दोनों की लव मैरिज हुई थी। आलोक एक सॉफ्टवेयर कंपनी में ऊंचे पद पर था और नेहा एक स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों का जीवन बेहद खूबसूरत चल रहा था, लेकिन उनके हंसते खेलते संसार में दरार तब आई जब आलोक के पिता, जो गांव में रहते थे, अचानक लकवे का शिकार हो गए। आलोक की मां का देहांत बचपन में ही हो चुका था। पिता की हालत देखकर नेहा ने आलोक से कहा, हमें बाबूजी को अपने पास शहर ले आना चाहिए। लेकिन आलोक, जो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ और स्टेटस को लेकर बेहद संवेदनशील था, उसने मना कर दिया। उसने कहा, शहर के इस छोटे से फ्लैट में उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं ऑफिस जाऊंगा और तुम स्कूल। इससे अच्छा है कि हम गांव में एक फुल टाइम केयर टेकर रख देते हैं। नेहा को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बिना आलोक को बताए कुछ दिनों के लिए गांव चली गई ताकि ससुर जी की सेवा कर सके। आलोक ने नेहा का यह कदम अपनी मर्जी के खिलाफ लगा। वह अक्सर फ़ोन पर चिढ़कर कहता, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी यह घर और मैं हूँ, तुम कब तक वहाँ रहोगी? गांव में नेहा की मदद उनके पड़ोस में रहने वाले विकास ने की। विकास बचपन से नेहा को अपनी बहन मानता था। डॉक्टर को बुलाना, दवाइयाँ लाना, व्हील चेयर का इंतज़ाम करना, विकास ने एक बेटे की तरह नेहा का साथ दिया। लेकिन जब आलोक ने फ़ोन पर विकास की आवाज़ सुनी तो उसके मन में शक का बीज पनप गया। उसका पढ़ा लिखा अहंकार यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई पराया मर्द उसकी पत्नी की इतनी निस्वार्थ मदद क्यों कर रहा है। एक दिन आलोक बिना बताए गांव पहुंच गया। वहां उसने देखा कि विकास बाबूजी को व्हील चेयर पर बिठाकर धूप में घुमा रहा था और नेहा पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। आलोक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उसने सरेआम नेहा के चरित्र पर कीचड़ उछाला और विकास को भला बुरा कहा। नेहा ने अपने आत्मसम्मान के लिए स्टैंड लिया और कहा, आलोक, तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। जो इंसान एक बेटे का फर्ज निभा रहा है तुम उस पर शक कर रहे हो। अहंकार में अंधे आलोक ने उसी वक्त रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। आलोक के बड़े भाई जो मुंबई में बड़े बिजनेसमैन थे, उसने भी आलोक का ही साथ दिया और नेहा को धोखेबाज मान लिया। अदालत में दोनों का तलाक हो गया। आलोक उसके बाद बंगलुरु शिफ्ट हो गया और अपनी नौकरी में अंधाधुंध तरक्की करने लगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव लैंडेड इन दिल्ली। एयर हॉस्टेस की आवाज़ से आलोक विचारों से बाहर आया। एयरपोर्ट से बाहर निकलकर आलोक ने एक कैब ली और नेहा के दिए पते पर पहुंचा। गाड़ी दिल्ली के एक बेहद पाश इलाके में एक आलीशान बंगले के सामने रुकी। बंगले के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, स्नेह छाया, बुजुर्गों का आशियाना। आलोक ने हैरान होकर गेट की घंटी बजाई। यूनिफॉर्म पहने एक गार्ड ने दरवाज़ा खोला। अंदर का नज़ारा देखकर आलोक दंग रह गया। एक बहुत बड़ा और खूबसूरत लॉन था जहाँ कई बुजुर्ग आराम कुर्सियों पर बैठे थे। कुछ आपस में बातें कर रहे थे तो कुछ संगीत सुन रहे थे। यह एक बेहद आधुनिक और वीआईपी ओल्ड एज होम जैसा था जिसे बहुत प्यार से चलाया जा रहा था। तभी सामने से नेहा आती दिखी। वह साधारण लेकिन बेहद ग्रेसफुल कॉटन साड़ी में थी। उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और सुकून था। आ गए तुम? नेहा की आवाज़ में ना कोई कड़वाहट थी ना कोई शिकायत। यह सब क्या है नेहा? तुम यह वृद्धाश्रम चलाती हो? आलोक ने हैरान होकर पूछा। हाँ, तुमसे अलग होने के बाद मैंने अपनी बची हुई ज़िंदगी इन बुजुर्गों के नाम कर दी। आज इस आशियाने में 50 से ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था और इसे चलाने में विकास भैया मेरी पूरी मदद करते हैं। नेहा ने दूर खड़े विकास की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कुछ बुजुर्गों को दवाइयाँ दे रहा था। आलोक को अपनी पुरानी गलती पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसका अहंकार अब भी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने कहा, तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे अच्छा लगा हाँ, लेकिन तुमने मुझे यहाँ अपनी यह अचीवमेंट दिखाने के लिए बुलाया है क्या? नेहा ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं आलोक, जो देखने के लिए तुम्हें बुलाया है वो अंदर के वीआईपी केबिन में है। मेरे साथ आओ। नेहा आलोक को लेकर एक शांत और साफ सुथरे कमरे में गई। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही आलोक के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बिस्तर पर ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ एक बेहद कमज़ोर बुजुर्ग लेटे थे। चेहरे पर झुर्रियाँ थी, शरीर सूख कर कांटा हो चुका था। वह कोई और नहीं बल्कि आलोक के अपने सगे पिता बाबूजी थे। बाबूजी! आलोक के मुंह से एक चीख निकल गई। वह दौड़कर बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गया और उनके कांपते हाथों को थाम लिया। यह क्या हालत है आपकी? आप यहाँ कैसे? आप तो बड़े भैया के साथ मुंबई में थे ना? बाबूजी की बुझती हुई आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। नेहा आगे बढ़ी और उसने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जवाब मैं देती हूँ आलोक। तुम्हारे बड़े भाई और भाभी, जिन्हें तुम बहुत संस्कारी समझते थे, बाबूजी को मुंबई तो ले गए, लेकिन सिर्फ
उनकी गांव वाली ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए। जैसे ही ज़मीन के कागजात पर अंगूठा लगा, बाबूजी उनके लिए कचड़ा हो गए। 6 महीने पहले तुम्हारे भाई ने बाबूजी को हरिद्वार की एक धर्मशाला में यह कहकर छोड़ दिया कि वह वहाँ पूजा पाठ के लिए रह रहे हैं। आलोक का सिर चकराने लगा। क्या भैया ने ऐसा किया? हाँ, नेहा ने कहा। बाबूजी वहाँ बीमार पड़ गए। वो तो कहो विकास भैया किसी काम से हरिद्वार गए थे तो उन्होंने बाबू जी को लावारिस हालत में एक घाट पर देखा। वह उन्हें पहचानते थे, इसलिए तुरंत एम्बुलेंस से उन्हें यहाँ दिल्ली लेकर आए। पिछले 5 महीनों से बाबूजी यहीं हैं। उनका बेटा बंगलुरु में करोड़ों के पैकेज पर ऐश कर रहा है और दूसरा बेटा मुंबई में बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और उनके हिस्से का फर्ज वो बहू निभा रही है जिसे तुमने एक पल में उल्टा कहकर घर से निकाल दिया था। नेहा का एक एक शब्द आलोक के सीने में खंजर की तरह चुभ रहा था। उसकी कामयाबी, उसकी मर्सिडीज, उसका बैंक बैलेंस, सब कुछ एक पल में राख के ढेर जैसा लगने लगा। वह फूट फूट कर रोने लगा और बाबूजी के पैरों में सिर रख दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था। मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। तभी बाबूजी ने बहुत मुश्किल से अपना हाथ कांपता हुआ आलोक के सिर पर रखा और टूटी आवाज़ में बोले, माफ़ी मुझसे नहीं, नेहा से मांग। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो अपनी इस बेटी की बदौलत। जिस पत्नी पर तूने कीचड़ उछाला था उसने दिन रात मेरे मल मूत्र साफ किए हैं, मुझे अपने हाथों से खिलाया है। आलोक ने कांपते हुए नेहा की तरफ देखा। नेहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। बाबूजी को भी ले चलूँगा। मैं अब सब ठीक कर दूँगा। नेहा ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बहुत दृढ़ता से कहा, नहीं आलोक, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम बाबूजी को यहाँ से कभी नहीं ले जा सकते। उन्होंने अपना बाकी का जीवन इसी आशियाने में बिताने का फैसला किया है जहाँ उन्हें इज्जत मिलती है, बोझ होने का एहसास नहीं। और जहाँ तक मेरी बात है तो जो नेहा तुमसे प्यार करती थी वह उसी दिन मर गई थी जब तुमने उसके चरित्र पर सवाल उठाया था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है वह स्नेह छाया की संचालिका है जिसका अपना एक वजूद है। आलोक निशब्द खड़ा रह गया। वह समझ गया था कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन खोया हुआ विश्वास और सम्मान कमाना नामुमकिन है। वह भारी कदमों से कमरे से बाहर निकला। लान में विकास खड़ा था। आलोक विकास के पास गया, उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी गहरी ग्लानि और पश्चाताप की गवाही दे रहे थे। नेहा दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक औरत के आत्मसम्मान की जीत की चमक थी। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद।